प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है BDS यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया है ना बेटा। और पहले चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में हम आगे चलते हैं। समझ में आ गया? आगे चलने का मतलब हमारा याद रखना बेटा, जो आपका ज्योग्राफी का खंड व है, समझ में आ गया? ज्योग्राफी के खंड व में हमारा पहला लेसन यानी कि जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, वितरण, वृद्धि और संगठन, ये वाला चैप्टर जो है पूरा हो गया हमारा, है ना। अब आते हैं बेटा अपन उसी खंड में दूसरे चैप्टर की ओर। समझ में आ गया? जिस चैप्टर का नाम है बेटा आपका, क्या चैप्टर का नाम क्या है? मैंने आपको लिखा हुआ है बेटा प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास की परिणाम जो है क्या होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि हमें एक तरह से यहाँ पढ़ना है चैप्टर प्रवास, है ना। अब प्रवास की परिभाषा क्या होती है, नॉर्मल अपन बताएं तो प्रवास की क्या परिभाषा होती है। तो पिछली वीडियो आपने अगर रेगुलर देखी है, समझ में आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं मैंने प्रवास की एक परिभाषा हल्की सी हिंट देते समय प्रवास को मैंने आपको परिभाषित किया था। और प्रवास को मैंने आपको कहाँ परिभाषित किया था ये भी मैं आपको याद दिला देता हूँ ना बेटा। कि प्रश्न आया था एक, पिछले लेसन में एक प्रश्न आया था कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आया था बेटा कि जनसंख्या के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इसमें एक आया था जन्म दर। कौन आया बेटा? जन्म दर। एक आया था आपका मृत्यु दर और एक आया था आपका प्रवास। बोलो आया कि नहीं आया? और तीनों ही जनसंख्या के आकार में क्या लेकर आते हैं? परिवर्तन लेकर आते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वहाँ पे मैंने आपको प्रवास को बताया था, याद कीजिए। प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपने एक स्थान से, समझ में आ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करता है? गमन करता है। समझ में आ गया? प्रस्थान करता है, या कहें तो एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान की ओर जा करके क्या करने लगता है बेटा? आकर के रहना जो है क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। समझ में आ गया? ये कहलाता है आपका प्रवास। क्या कहलाता है? प्रवास। और प्रवास के परिणाम में क्या होता है कि जब व्यक्ति, है ना, जैसे मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ, अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाना स्टार्ट करूंगा ना, लेकिन जब व्यक्ति इस स्थान से छोड़कर जाएगा तो यहाँ जनसंख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और इधर क्या हो जाता है? जनसंख्या जो है लगातार तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो बताओ जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। काई के माध्यम से? प्रवास के माध्यम से। बात समझ में आ गई बेटा? चलते हैं अपना अगला चैप्टर है प्रवास। और प्रवास के कारण क्या होते हैं, यानी कि लोग जो होते हैं वो यदि कहीं ना कहीं अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं तो क्या कारण रहा है? समझ में आ गया? क्या कारण रहा है? यानी कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक आते हैं। एक तो आता है अपकर्ष कारक और एक होता है प्रतिकर्ष कारक। समझ में आ गया? एक तो होता है अपकर्ष कारक और एक होता है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? जो व्यक्ति को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। व्यक्ति को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, वो कहलाते हैं अपकर्ष कारक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आता है उच्च वेतन। तो जहां मुझे, जैसा मैं ही कहूँ अपनी, है ना, तो उच्च वेतन मुझे जहां कार्य करने के बाद में मिलेगा तो मैं वही बताओ कार्य करूंगा कि नहीं करूंगा? तो उच्च वेतन ने मुझे, याद रखना बेटा, मुझे अपनी ओर आकर्षित किया कि नहीं किया? रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, समझ में आ गया, संचार की सुविधाएं, ये वो सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को लगातार अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है अपकर्ष कारक। कौन से कहा जाता है? अपकर्ष कारक। जबकि बात करूं इसका उल्टा है प्रतिकर्ष कारक। समझ में आ गया? तो भैया प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं बेटा? ये वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को उसका स्थान छुड़वाने के लिए, समझ में आ गया, जो व्यक्ति को उसका स्थान छुड़वाने के लिए क्या करते हैं बेटा? बाध्य करते हैं। समझ में आ गया? जैसे किसी देश में मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे फैली हुई है अशांति, असुरक्षा, समझ में आ गया, या कहें तो उस देश के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं, समझ में आ गया, उन मौलिक अधिकारों का उनसे क्या किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो ऐसे लोग जो है अपना स्थान छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। इसके अलावा उस देश में आई हुई है जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, समझ में आ गया, या कोई महामारी आ गई, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी लोग जो है क्या करते हैं? अपना स्थान छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी लहर आ गई, समझ में आ गया, चक्रवात आ गया, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसके बाद में व्यक्ति जो है अपना स्थान छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? ये वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को उसका स्थान छुड़वाने के लिए क्या करते हैं बेटा? बाध्य करते हैं। ये कहलाते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक। समझ में आ गया? अच्छा बेटा, तो सबसे पहले जो है प्रवास का देखना बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका ज्योग्राफी के अंदर, पार्ट 2 खंड व। समझ में आ गया? और खंड व में याद रखना बेटा, ये जो आपका लेसन नंबर है कौन सा? दूसरा। समझ में आ गया? पहला हो गया आपका कंप्लीट, है ना। पार्ट का नाम क्या है बेटा? प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास की, यह निकालेंगे आगे परिणाम क्या होते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम जो इस लेसन में स्टार्ट करेंगे आज से, तो यहां हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा प्रवास की परिभाषा। क्या निकालेंगे भाई? प्रवास की परिभाषा। आप भी नोटिस करना बेटा ना, प्रवास की परिभाषा।
या प्रवास की परिभाषाएं लिखना है ना बेटा। तो सबसे पहले देखना, विचारक हैं बोग, मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे है ना। विचारक कौन है? बोग। और बोग के अनुसार प्रवास की परिभाषा को क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। यानी कि बोग ने प्रवास को कैसे परिभाषित किया है, तो उसको निकालेंगे हम सबसे पहले। समझ में आ गया? तो किन के शब्दों में? बोग के शब्दों में। किन के शब्दों में बेटा? बोग के शब्दों में रखना बेटा। जब, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ना, जब कोई मानव या मानव समूह, जब कोई मानव या मानव समूह, या कहूँ तो बेटा मानव समुदाय, या कहूँ तो क्या बेटा? मानव समुदाय अपने, याद रखना बेटा, कौन से स्थान को? मूल स्थान को। कौन से स्थान को भाई? अपने मूल स्थान को। ठीक है, अपने मूल स्थान को छोड़कर, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है भैया? गमन करता है। क्या करता है बेटा? गमन करता है। तो लिख देना ये किसके शब्दों में? याद रखना, विचारक कौन है बेटा? बोग। कौन है बेटा? बोग। सुन लिया होगा और ब्लैक बोर्ड पे देख लेना है ना बेटा, बोग। अच्छा साहब, तो क्या लिखा हमने आगे कि किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या कर देता है बेटा? गमन करता है। तो लिख देना क्या कहलाता है बेटा? ये बोग के शब्दों में क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ये तो हो गई बेटा किसके शब्दों में परिभाषा? प्रवास की। बोग के शब्दों में प्रवास की परिभाषा। ठीक है, तो बोग ने क्या कहा है बेटा कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, अपने बराबर कौन से स्थान से? अपने मूल स्थान से, या अपने मूल स्थान को छोड़कर जब किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है? गमन करता है। तो यार ना इसे भी काय की संज्ञा दी गई है बेटा, प्रवास की संज्ञा दी गई है। ये तो है बेटा काय के शब्दों में, बोग के शब्दों में प्रवास की परिभाषा। समझ में आ गया? और यहाँ मैं दूसरी परिभाषा और निकालूंगा बेटा काय के हिसाब से, या काय के अकॉर्डिंग, या काय के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। ठीक है, तो ये तो है पहली डेफिनेशन। समझ में आ गया? दूसरी निकालना बेटा, ये तो हो गई पहली। दूसरा निकालना बेटा किसके शब्दों में? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने याद रखना बेटा प्रवास की परिभाषा क्या दी है? ठीक है ना, बनाइए। जब कोई मानव, या कहूँ तो बेटा मानव समूह, एक ही बात है, मानव भी हो सकता है, मानवों का समूह भी हो सकता है, और मानव का एक समुदाय भी हो सकता है, बात एक ही है। समझ में आ गया? जब कोई मानव समूह, या कहूँ तो बेटा मानव समुदाय, ठीक है, मानव समुदाय जब अपनी एक भौगोलिक इकाई से, जब अपनी एक कौन सी इकाई से भाई? जब अपनी एक भौगोलिक इकाई से, जब अपनी एक भौगोलिक इकाई से, याद रखना बेटा कौन सी भाई? दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य, दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य, दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य क्या करता है? वही गमन करता है। क्या करता है भाई? गमन करता है, या आकर के रहना जो है क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। बात एक ही है। अच्छा साहब, तो बेटा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, मैं आप सभी का ध्यान यहाँ चाहूँगा बेटा दोबारा से ब्लैक बोर्ड की ओर। क्या कहा मैंने आपको कि एक तो बेटा बोग के शब्दों में, किसके शब्दों में? बोग के शब्दों में, और एक निकालेंगे अपन बेटा काय के अकॉर्डिंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? किसकी परिभाषा को निकालिए? प्रवास की परिभाषा को बतलाइए। समझ में आ गया? तो बोग ने तो क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है? गमन करता है, तो इसे क्या कहा गया? प्रवास कहा गया। लेकिन किनके शब्दों में? बोग के शब्दों में। समझ में आ गया? अगली परिभाषा है बेटा हमारी काय की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति या मानव, है ना, या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, अपनी एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य क्या करता है? गमन करता है या प्रवेश करता है, तो इसे भी इकाई की संज्ञा दी गई है बेटा, प्रवास की संज्ञा दी गई है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना बेटा। अच्छा साहब देखना, जैसे इधर देखो बेटा, दोनों के शब्दों में, है ना, बोग के अनुसार और किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये लो साहब 2 स्थान निकाल रहा हूँ ना, तो इसको तो मैंने कह दिया
इसको तो मैंने कह दिया फर्स्ट भौगोलिक इकाई। क्या कह दिया भाई? फर्स्ट भौगोलिक इकाई, है ना, लिख देना आप भी भले ही, फर्स्ट भौगोलिक इकाई। और ये हो जाती है बेटा कौन सी भौगोलिक इकाई? सेकंड भौगोलिक इकाई। ठीक है, कौन सी हो जाती है? सेकंड भौगोलिक इकाई। इसको ऐसे भी समझ लेना, ये तो हो गया व्यक्ति का, याद रखना, मूल स्थान। कौन सा हो गया बेटा? ये व्यक्ति का कौन सा स्थान हो गया? इधर से मूल स्थान। ठीक है, जबकि इधर की बात करें तो ये कौन सा हो जाता है? इसका नाम रखें तो हो जाता है अन्यत्र स्थान। कौन सा हो जाता है भाई? अन्यत्र स्थान। बात समझ में आई? अच्छा साहब, अब निकालते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रवास होता क्या है एक्चुअली, है ना, कि प्रवास होता क्या है, प्रवास की डेफिनेशन कैसे होती है। ये तो हमने निकाल दिया, दोनों आ गया, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा समझते हुए जो है इसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, है ना बेटा, कि एक भौगोलिक इकाई तो इधर आ गई और एक भौगोलिक इकाई इधर आ गई। आगे बेटा, इसको मैंने क्या कह दिया? व्यक्ति का मूल स्थान, और इसको मैंने क्या कह दिया? एक और अन्यत्र स्थान। कोई बात यहाँ तक? चलें आगे। अच्छा, तो जब कोई मानव या मानवीय समूह, समझ में आ गया, या कहें तो मानव समुदाय, बात यहाँ तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो मैंने क्या कहा बेटा आपको कि जब कोई मानव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको ना, कि जब कोई मानव या मानव समूह या कहूँ तो बेटा मानव समुदाय, या कहूँ बेटा मानव समुदाय, आ गया। तो जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपनी एक भौगोलिक इकाई से, पहली भौगोलिक इकाई, प्रथम भौगोलिक इकाई, और ये है सेकंड भौगोलिक इकाई, समझ में आ गया, या कहें तो दूसरी भौगोलिक इकाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आगे चलिए बेटा, है ना, कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपनी एक भौगोलिक इकाई से, याद रखना बेटा, दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य में क्या करता है? गमन करता है या प्रवेश करता है, तो इस इकाई की संज्ञा दी गई है, प्रवास की संज्ञा दी गई है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो मैंने आपको अभी परिभाषा बोली है, ये किसके अनुसार है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। बात समझ में आ गई? इसके बाद में, है ना, इसी प्रवास की जो परिभाषा है उसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, है ना, कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, अपना, ये व्यक्ति का है, यहाँ से छोड़ रहा है स्थान, यहाँ से क्या कर रहा है व्यक्ति? यहाँ से व्यक्ति अपना स्थान छोड़ रहा है, समझ में आ गया। तो ये जब छोड़ रहा है तो इसका कहलाएगा मूल स्थान। कौन सा कहलाएगा? मूल स्थान। समझना ढंग से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, अपने मूल स्थान से, समझ में आ गया, अपने मूल स्थान को छोड़कर, समझ में आ गया, अपने मूल स्थान को छोड़कर जब किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है? गमन करता है, या कहूँ तो बेटा दूसरे स्थान की ओर आकर, या कहूँ तो बेटा अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर आकर रहना जो क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है, तो इसे भी इकाई की संज्ञा दी जाती है, प्रवास की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ये प्रवास की परिभाषा किसके अकॉर्डिंग बन जाती है? बोग के अनुसार। किसके अनुसार? बोग के अनुसार। अब दूसरी चीज सुनिए बेटा, दूसरी चीज समझिए। क्या समझना है? क्या रखना बेटा? इधर देखिए, ये जो पहली भौगोलिक इकाई आई है ना, मूल स्थान, जहां से व्यक्ति अपना स्थान छोड़ता है, जहां से व्यक्ति अपना स्थान छोड़ता है, समझ में आ गया, जहां से व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ता है, तो इसको तो मैंने कह दिया उद्गम बिंदु। ध्यान से सुनना बेटा, आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे, है ना, मैं आपको कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ निकालते हुए आगे चल रहा हूँ ना, तो ध्यान से जब आप पकड़ करोगे कि मैं आपको कौन सी चीज़ समझा रहा हूँ, समझ में आ गया, तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ मैंने आपको कहा उद्गम बिंदु, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? उद्गम बिंदु। और एक आएगा गंतव्य बिंदु, है ना। दो बिंदु आ गए, एक तो कौन कौन से आ गया? एक तो आ गया उद्गम बिंदु, और एक आ गया बेटा कौन सा? गंतव्य बिंदु। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो उद्गम बिंदु क्या होता है और गंतव्य बिंदु क्या होता है, देखना बेटा, ना। तो व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है, या व्यक्ति जिस स्थान से छोड़कर जाता है, तो उसको तो संज्ञा दी जाती है काई की? उद्गम बिंदु की, है ना बेटा। अच्छा, जब व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ करके जब किसी अन्यत्र, है ना बेटा, दूसरे स्थान की ओर क्या करता है? बोलिए, गमन करता है, तो इसे याद रखना बेटा, जिस स्थान की ओर जाता है इसे कहा जाता है गंतव्य बिंदु। क्या कहा जाता है बेटा? गंतव्य बिंदु। समझ में आ गया। और यहाँ याद रखना बेटा, काई के कारण? प्रवास के कारण। समझ में आ गया। जो आपका उद्गम बिंदु है और जो आपका कौन सा बिंदु है? गंतव्य बिंदु है। समझ में आ गया। यहाँ हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, या यूं कहूँ कि प्रवास के कारण। समझ में आ गया, प्रवास के कारण, है ना। तो प्रवास के कारण क्या हुआ था कि व्यक्ति अपनी एक भौगोलिक इकाई से कहाँ की ओर चला गया? दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर। या कहूँ तो व्यक्ति ने अपना मूल स्थान छोड़ करके बराबर कहाँ की ओर गमन कर लिया बेटा? अन्यत्र किसी दूसरे स्थान की ओर क्या कर लिया? गमन कर लिया। बात समझ में आ गई। तो होगा क्या कि भैया सीधी सी बात है बेटा,
कि मानव जब जिस स्थान को छोड़कर जाता है, यहाँ से छोड़ रहा है, तो बताओ यहाँ की जनसंख्या में आपको कमी नजर आएगी नहीं आएगी? अरे जनसंख्या जो है कैसी होने लग जाती है, घटने लग जाती है, कहें तो कमी आ जाती है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग जो है अपना मूल स्थान छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रोजगार के लिए। सबसे बड़ा कारण निकालें तो लोगों में जो प्रवास होता है, समझ में आ गया, मानवों के अंदर जो प्रवास देखने को मिलता है, पुरुषों में जो प्रवास देखने को मिलता है, उसका मेन कारण बराबर क्या है बेटा? रोजगार। क्या है? रोजगार। अगर मैं बात करूं महिलाओं में, है ना, महिलाओं में भी क्या देखा जाता है? प्रवास देखा जाता है। तो लेकिन महिलाओं में जो प्रवास देखा जाता है वो काय के उपरांत देखा जाता है? विवाह के उपरांत देखा जाता है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो याद रखना, लोग जो है याद रखना अपना मूल स्थान, है ना, काय के लिए, जो आपकी जितनी भी प्रकार की क्या होती है सुविधाएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और विशेषता याद रखना बेटा काय के लिए? रोजगार के लिए, है ना। लोग जो है लगातार याद रखना बेटा कहां से, कहूं तो बेटा मूल स्थान से अन्यत्र स्थान की ओर, कहूं तो बेटा एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर, और यूं भी कहूं, क्या कहूं कि कहां से कहां की ओर, कि ग्रामीण क्षेत्रों से कहां की ओर बेटा? नगरीय क्षेत्रों की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों से कहां की ओर बेटा? नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो होगा क्या बेटा ना, काय के कारण? ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण, है ना। कौन से प्रवास के कारण? ध्यान देना, इधर लिख रहा हूं ना, कौन से प्रवास के कारण? ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण। ध्यान से सुनना, यहां जो मैं अब कह रहा हूं आपको, है ना, कि ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण, है ना। तो ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण याद रखना बेटा आयु व लिंग संरचना पर, है ना, आयु व काय पर बेटा? लिंग संरचना पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है ना। कौन से प्रवास के कारण? नोटिस कीजिए वहां से, ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण, है ना। तो काय पर बेटा? आयु लिंग संरचना पर, है ना। आयु लिंग संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए बेटा, तो ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण, समझ में आ गया? ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण कौन कौन से स्थानों पर? एक तो आ जाएगा उद्गम बिंदु। कौन सा जाएगा? उद्गम स्थान। उद्गम बिंदु कह दीजिए चाहे उद्गम स्थान कह दीजिए, बात एक ही है। और एक कौन सा स्थान? गंतव्य स्थान। समझ में आ गया? तो ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण, कौन से प्रवास के कारण बेटा? ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण एक तो उद्गम स्थान और एक गंतव्य स्थान। समझ में आ गया? इन दोनों ही स्थानों पर याद रखना बेटा आयु और लिंग संरचना में हमें क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। या यूं कहूं, क्या कहूं कि ग्रामीण नगरीय प्रवास जो है याद रखना बेटा उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान पर, समझ में आ गया, क्या लेकर आता है? आयु व लिंग संरचना में परिवर्तन लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? सुनिए ध्यान से, ठीक है। कैसे लेकर आता है सुनिए ध्यान से, इधर देखना बेटा। जैसे सपोज कीजिए बेटा ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र। कौन सा हो गया बेटा? ग्रामीण क्षेत्र। और ये हो गया बेटा आपका नगरीय क्षेत्र। कौन सा हो गया? नगरीय क्षेत्र, है ना। और ग्रामीण क्षेत्र को हम यहाँ यूं भी कहेंगे, क्या कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र को हम कह सकते हैं उद्गम स्थान। क्या भी कह सकते हैं बेटा? ग्रामीण क्षेत्र को हम उद्गम स्थान भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? और इधर नगरीय क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? बोलो, उल्टा करो उसका, है ना। उद्गम स्थान कह सकते हैं, तो इसको याद रखना बेटा हम क्या भी कह सकते हैं? गंतव्य। क्या कह सकते हैं बेटा? गंतव्य स्थान भी जो है कह सकते हैं। लिख देना ना बेटा, गंतव्य स्थान भी जो है कह सकते हैं। आगे यहाँ तक तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो हो गया ग्रामीण क्षेत्र, एक तरफ हो गया नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र को ही हमने कह दिया उद्गम स्थान, क्योंकि लोग जो है स्थान कहाँ से छोड़कर चलेंगे बेटा? बोलो, ग्रामीण क्षेत्रों से, और जाते कहाँ की ओर हैं? नगरीय क्षेत्रों की ओर। इसलिए नगरीय क्षेत्रों को हमने क्या कह दिया बेटा? गंतव्य स्थान। क्या कह दिया? गंतव्य स्थान। जहाँ की ओर जाते हैं वो जा कहाँ की ओर रहे हैं? नगरों की ओर। समझ में आ गया? तो नगरों को हमने लगभग यहाँ क्या कह दिया? गंतव्य स्थान, ये गंतव्य बिंदु। बात समझ में आ गई? ऐसे ही जहाँ से लोग जो है क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, उत्प्रवास करते हैं। जहाँ से लोग जो है अपना मूल स्थान छोड़कर जाते हैं उसको हमने कह दिया ग्रामीण क्षेत्र, या ग्रामीण क्षेत्र को ही हमने दूसरा नाम दे दिया क्या बेटा? क्या नाम दे दिया? उद्गम स्थान। क्या दे दिया भाई? उद्गम स्थान। तो क्या होता है? दोनों ही जगहों पर, समझ में आ गया? ग्रामीण क्षेत्रों में और कहाँ पे बेटा? और नगरीय क्षेत्रों में। समझ में आ गया? या यूं कहूं कि उद्गम स्थान पर और कौन से स्थान पर? गंतव्य स्थान पर आयु और लिंग संरचना में क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है बेटा ना, सबसे पहला देखना कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यदि जाते हैं नगरों की ओर, तो याद रखना बेटा कौन से आयु वर्ग के जाते हैं? अधिकांशतः प्रौढ़ आयु वर्ग के। किसके जाते हैं बेटा? प्रौढ़ आयु वर्ग के। यानी कि प्रौढ़ आयु वर्ग का मतलब निकाल देना बेटा 15 से कितना वर्ष? 15 से 59 वर्ष। कितना निकाल देना बेटा? 15 से 59 वर्ष। यहां तक समझिए बेटा कितना जाता है? 15 से 59 वर्ग, यानी कि प्रौढ़ आयु वर्ग। समझ में आ गया? गंतव्य स्थान और आपका उद्गम बिंदु। समझ में आ गया? दोनों ही स्थानों पर रखना बेटा आयु और लिंग संरचना में क्या आता है? क्या आता है बेटा? परिवर्तन आता है। कौन से प्रवास के कारण? ग्रामों से लोग जब कहाँ की ओर प्रवास करते हैं?
नगरीय क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो क्या परिवर्तन आता है बेटा, जो आपका उद्गम स्थान होता है, समझ में आ गया, कौन सा स्थान होता है बेटा, जो आपका ये उद्गम स्थान होता है, इस उद्गम स्थान से याद रखना बेटा, जो आपका प्रौढ़ आयु वर्ग का अनुपात है, समझ में आ गया, कौन सी आयु वर्ग का अनुपात है, प्रौढ़ आयु वर्ग का अनुपात है, यानी कि 15 से 59 वर्ष का जो प्रतिशत है, समझ में आ गया, या 15 से 59 वर्ष के जो आपके क्या है बेटा, आयु वाले जो आपके लोग हैं, समझ में आ गया, जिसे क्रियाशील वर्ग भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है, जिसे क्रियाशील जनसंख्या का वर्ग भी कहा जाता है। तो बताओ बेटा इस अनुपात का, है ना, कौन सी आयु वर्ग का, प्रौढ़ आयु वर्ग का, समझ में आ गया, 15 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं, बताओ इनका यहाँ अनुपात घटेगा नहीं घटेगा, है ना, कहाँ घटेगा, उद्गम स्थान पर, कहाँ घटेगा बेटा, उद्गम स्थान पर, समझ में आ गया, यानी कि प्रौढ़ आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो घट जाता है। बात समझना, है ना। अब क्या होगा कि क्यों घटा, क्योंकि लोग यहाँ से लगातार कहाँ की ओर पलायन कर गए बेटा, बोलो, नगरीय क्षेत्रों की ओर, समझ में आ गया। तो प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत घटा कि नहीं घटा, घट गया। बात समझ में आ गई। अब ये प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत बढ़ेगा कहाँ पे, यहाँ निकालना, इसका उल्टा करना, है ना। तो प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत कहाँ बढ़ जाता है, बोलो, नगरीय क्षेत्रों में, या कहूँ तो बेटा गंतव्य स्थान पर। कौन से स्थान पर, गंतव्य स्थान पर प्रौढ़ आयु वर्ग, समझ में आ गया, और गंतव्य स्थान पर याद रखना बेटा प्रौढ़ आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, समझ में आ गया। अब सुनिए दूसरा प्रभाव, तो यहां आपने क्या निकाला था बेटा, अभी जो आपका उद्गम स्थान होता है ना बेटा, जो आपका कौन सा स्थान होता है, उद्गम स्थान होता है, यहां से प्रौढ़ आयु वर्ग यानी कि 15 से 59 वर्ष के जो आपके आयु वर्ग के जो लोग हैं, इनका अनुपात या इनका प्रतिशत जो है कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, समझ में आ गया, कम हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ लिंगानुपात कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, लिंगानुपात बढ़ जाता है। दूसरी बात निकालना, आप क्या निकालोगे, दूसरी बात बोलो, क्या निकाली, कि इसी जगह पर, कौन सी जगह पर, उद्गम स्थान जो है आपका, समझ में आ गया, इस उद्गम स्थान पर याद रखना बेटा लिंगानुपात में आपको क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है, लिंगानुपात बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकांशतः इस इलाके में या क्षेत्र में कौन रह जाती है, महिलाएं रह जाती हैं, जबकि पुरुष जो है क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो इसका मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, कहने का मतलब लिंगानुपात बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। जबकि इधर करो उल्टा ना, लोग जब लगातार यहाँ प्रवेश करते हैं, कहाँ, नगरीय क्षेत्रों में, है ना, तो क्या होगा बेटा, यहाँ लिंगानुपात में क्या जाती है, कमी आ जाती है। बात समझ में आई, समझ में आ गया। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान पर, समझ में आ गया, क्या प्रश्न बनता है, नोटिस करना चाहो तो कर लेना, बाकी आगे आएगा प्रश्न, और इस प्रश्न के आंसर को मैं दोबारा से आपको लिखाऊंगा, है ना, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा दूंगा और आपको समझा भी दूंगा, समझ में आ गया। तो क्या प्रश्न बनाना है बेटा आपको कि उद्गम स्थान, नोटिस कीजिए बेटा, उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान की आयु व लिंग संरचना पर, है ना, आयु व लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ऐसे प्रश्न बनता है एक, है ना। तो क्या प्रश्न बना, दोबारा रिपीट करूं कि एक तो है बेटा उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान, समझ में आ गया, उद्गम स्थान व गंतव्य स्थान की आयु व काई पर बेटा लिंग संरचना पर, समझ में आ गया, काई का ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है, बतलाइए। ऐसे एक प्रश्न बनता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए बेटा इस प्रश्न का आंसर मैंने हालांकि आपको समझा दिया है ना, लेकिन हम चलते हैं अपने उसी प्रश्न पर, बैक में जो अपना प्रश्न चला हुआ था ना। तो प्रवास का मतलब क्या हुआ कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय, एक तो परिभाषा बनी बेटा कौन से स्थान को छोड़ करके, अपने मूल स्थान को छोड़ करके, समझ में आ गया, जब किसी अन्यत्र, है ना बेटा, जब किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है, गमन करता है, तो यार रखना इसे किसके शब्दों में, बोग के शब्दों में क्या कहा गया बेटा, प्रवास कहा गया है। आगे समझ में। अब अपन अगली परिभाषा निकालेंगे बेटा किसके शब्दों में, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के शब्दों में। तो परिभाषा क्या निकलेगी देखना बेटा, यहाँ पे भी वही परिभाषा उठानी है अपन को, क्या करना है कि जब कोई व्यक्ति या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, यहाँ हमें चेंज करना है कि कौन सी भौगोलिक इकाई से, एक भौगोलिक इकाई से, समझ में आ गया, या प्रथम भौगोलिक इकाई से, ये तो हो गई बेटा प्रथम भौगोलिक इकाई हो गई, और प्रथम भौगोलिक इकाई से जब याद रखना बेटा कौन सी भौगोलिक इकाई के मध्य, दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य क्या करता है बेटा, गमन करता है, तो इसे याद रखना बेटा किसके शब्दों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के शब्दों में क्या कहा गया है बेटा, प्रवास कहा गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया। तो प्रवास चैप्टर बहुत इजी है, आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे, है ना, मैं आपको जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं उनसे आप अगर समझ कर चलोगे, समझ में आ गया, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल इजी लगेगा, है ना। ये पाठ कठिन नहीं है, बहुत इजी है, आप बशर्ते आप क्या करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रवास वाला पाठ इजी है, समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ प्रवास की परिभाषा जो है आपको बताओ बेटा डन हुई कि नहीं हुई, आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो प्रवास की परिभाषा में दो विचारकों की परिभाषा याद रखना, एक तो आ जाता है बोग और एक निकालें तो काई के अकॉर्डिंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया। तो ये दो परिभाषाएं निकाल दी बेटा मैंने आपको, है ना। तो एक तो हो गया बोग और एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, समझ में आ गया। तो ये हो जाती है बेटा अपनी काई की परिभाषा, प्रवास की परिभाषा, ठीक है।
आगे चलते हैं बेटा ना। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, है ना। तो प्रवास की परिभाषाएं बेटा आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना बेटा, है ना, नोटिस करते रहना बराबर। और पिछले जो लेसन हैं, जो आपको जैसे जैसे मैं टॉपिक कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, इनको भी याद करते रहना है आपको, है ना। आपको हर हाल में जो है याद करना है बेटा। ऐसा नहीं है कि याद करने के लिए अभी छोड़ रखा है, अभी कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा तब जो है हम इनको स्टार्ट करेंगे, नहीं, है ना। कोई दबाव आपको अपने ऊपर नहीं बनाना है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ चलना है, समझ में आ गया। आपको कोई तनाव नहीं लेना है, समझ में आ गया। फ्री ऑफ माइंड जो आपको पढ़ना है, समझ में आ गया। अच्छा बेटा, तो अगला जो प्रश्न हमें नोटिस करना है वो ये है कि प्रवास संबंधी आंकड़ों को किस जनगणना वर्ष से या में समांकलन किया गया। क्या किया गया बेटा? समांकलन किया गया। या यूं कहूं कि प्रवास संबंधी आंकड़ों को भारतीय जनगणना के किस वर्ष में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। ऐसे भी बना दो प्रश्न को, समझ में आ गया। तो प्रवास संबंधी आंकड़ों को किस भारतीय जनगणना वर्ष में क्या किया गया बेटा? समांकलन जो है किया गया, प्रारंभ किया गया। प्रश्न है बेटा आपका ना कि प्रवास संबंधी आंकड़ों को किस जनगणना वर्ष में क्या किया गया बेटा? समाकलन किया गया, या समाकलन जो है क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, है ना बेटा। तो देखिए प्रवास संबंधी आंकड़ों का इसका मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लो बेटा, जैसे सपोज कीजिए बेटा ये हो गया आपका भारत, है ना। सपोज कीजिए बेटा ये हो गया आपका भारत देश, ठीक है। बना ही देता हूँ मैं आपको, जब बना ही दिया तो, है ना। हालांकि मानचित्र वहाँ अपना साइड में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ बेटा एक बार, है ना। देखिए मान लीजिए ये हो गया बेटा आपका भारत का रेखा मानचित्र, ठीक है। जैसा भी बन गया, छोटा सा बन गया, समझना है हमें तो कुल मिला के बात, है ना बेटा। तो प्रवास का मतलब क्या होता है कि प्रवास के माध्यम से रखना बेटा, विभिन्न देशों से भी तो लोग, याद रखो बेटा, भारत की ओर आते कि नहीं आते हैं? काय के माध्यम से? प्रवास के माध्यम से, समझ में आ गया। काय के माध्यम से? प्रवास के माध्यम से, समझ में आ गया। विश्व के कहीं तो बेटा विभिन्न देशों से, समझ में आ गया। विश्व के विभिन्न देशों से भी याद रखना बेटा, लोग जो है काय के तौर पर, प्रवास के तौर पर याद रखना बेटा कहाँ आते हैं? हमारे भारत देश में जो है क्या करते हैं? आकर के रहना जो है क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। बात समझना ढंग से एक बार, है ना। इसके अलावा देश के जो आंतरिक राज्य हैं, देश के जो कौन से राज्य हैं बेटा? आंतरिक राज्य हैं, है ना। इन राज्यों में भी आपस में क्या होता है? समझ में आ गया। लोग जो है एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। जैसे राजस्थान से लोग कई बार कहाँ चले जाते हैं? गुजरात, समझ में आ गया। या यूं कहूं तो बेटा सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या, सर्वाधिक किनकी संख्या? उत्प्रवासियों की संख्या वाला जो राज्य है, एक तो है उत्तर प्रदेश और एक बिहार, समझ में आ गया। इन दो राज्यों से सर्वाधिक याद रखना बेटा काय की संख्या दर्ज की गई है, उत्प्रवासियों की संख्या जो है दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश और कहां से? बिहार से, समझ में आ गया। तो यहां से लोग जो है लगातार निकलते हैं, कहां से? उत्तर प्रदेश से और बिहार से, और अन्य राज्यों की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इनको काय की प्राप्ति हो सके, रोजगार की प्राप्ति हो सके। बात समझ में आ गया। तो सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या बेटा किन दो राज्यों से देखी जाती है? ये भी आपका एक प्रश्न बनता है, समझ में आ गया। और प्रश्न का आंसर बराबर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश और बिहार, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या रखना बेटा, लोग प्रवास के तौर पर, समझ में आ गया, विश्व के विभिन्न देशों से भी कहां की ओर आते हैं? हमारे देश की ओर आते हैं। बात समझना ढंग से बेटा, है ना। समझोगे तो उतना ही बेटर आप समझ पाओगे टॉपिक को। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, ना। तो विश्व के विभिन्न देशों से लोग जो है यार बेटा कहाँ की ओर गमन करते हैं? कहीं तो बेटा कहाँ की ओर आकर के रहना प्रारंभ कर देते हैं? हमारे भारत देश की ओर आकर के रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा देश के आंतरिक राज्यों में भी यार बेटा एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लोगों का क्या होता है? गमन होता है। तो बताओ बेटा जनसंख्या के आंकड़े जो है आपको बदलते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, समझ में आ गया। इसका मतलब जैसे मान लो 2001 की जनगणना में, है ना, 2001 की जनगणना में, है ना, इस स्थान पर मान लो कोई व्यक्ति आकर के जो है भारत में आकर के रहना प्रारंभ कर दिया, है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार इस स्थान पर किसी व्यक्ति ने आकर के रहना प्रारंभ कर दिया, लेकिन 2001 की जनगणना में इसकी क्या नहीं की गई? यहाँ गणना नहीं की गई, काउंटिंग नहीं की गई, समझ में आ गया। 2001 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, ना। हालांकि जनगणना यहाँ पे निकल के आती है 2001 की आती है, लेकिन 2001 का जो समय है इसमें देखना बेटा इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो काय के तौर पर आए हुए हैं, प्रवास के तौर पर आए हुए हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, एक तरह से, है ना। तो इन लोगों की जनगणना में क्या नहीं की गई? काउंटिंग नहीं की गई है। लेकिन फिर क्या होना चाहिए?
आप खुद बोलिए, है ना। भारत में आकर के जिन लोगों ने रहना प्रारंभ कर दिया है ना, और जो प्रवास के तौर पर भारत में आए हैं, समझ में आ गया, और भारत में आकर के इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन इनकी आज भी जनगणना में क्या नहीं की जा रही है, काउंटिंग नहीं की जा रही है। तो बताओ जनगणना इनकी की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। समझ में आ गया। इनकी जनगणना बनती कि नहीं बनती है, बनती है। समझ में आ गया। तो प्रवास के तौर पर जो लोग आए हुए हैं, समझ में आ गया, चाहे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, समझ में आ गया, या कहूँ तो बेटा विभिन्न देशों से जो लोग जो है कहाँ आकर के हमारे देश में आकर के रहना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे प्रवास के तौर पर आए हुए व्यक्तियों की, समझ में आ गया, या प्रवासियों की क्या बनती है, जनसंख्या जो है बेटा क्या बनती है, गणना बनती है, या कहें तो इनकी जनगणना बनती है, या कहें तो इनको भारतीय जनगणना में क्या किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए। समझ में आ गया। तो प्रवास संबंधी आंकड़ों को, किनको बेटा, प्रवास संबंधी आंकड़ों को किस भारतीय जनगणना वर्ष में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। बात समझ में आ गई। तो प्रवास संबंधी आंकड़ों को, समझ में आ गया, तो प्रवास संबंधी आंकड़ों को किस जनगणना वर्ष में, किस जनगणना वर्ष में क्या किया गया बेटा, समांकलित किया गया, या कहें तो समांकलन किया गया, कहें तो बेटा प्रवास संबंधी आंकड़ों को भारतीय जनगणना वर्ष में, इस जनगणना वर्ष में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, है ना। तो वो जनगणना वर्ष कौन सा है, आप भी आंसर निकाल देना बेटा, 1881, सन 1881 से ये निकाल देना आंसर, है ना। तो आंसर क्या आ गया बेटा अपना, कि कौन सी जनगणना वर्ष से भाई, याद रखना बेटा, कौन सी जनगणना वर्ष से, 1881 की जो जनगणना है, समझ आ गया, या 1881 का जो जनगणना वर्ष है, इसी जनगणना वर्ष से याद रखना बेटा, कौन से संबंधी आंकड़ों का, प्रवास संबंधी आंकड़ों का। बात समझ में आ गई। प्रवास संबंधी आंकड़ों का याद रखना बेटा क्या किया गया, समाकलन जो है जनगणना वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो कौन से जनगणना वर्ष से, 1881 से। समझ में आ गया। प्रवास संबंधी आंकड़ों का जो है रखना बेटा क्या किया गया, जनगणना वर्ष में इनको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया 1881 से। बात समझ में आ गई। अच्छा साहब आगे देखना, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का, देश की इकाई का बेटा, देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या का लगभग 37% भाग, लगभग कितना भाग, लगभग 37% भाग। ठीक है। तो याद रखना यहाँ यही अपने आप में प्रश्न है और यही अपने आप में आंसर है। समझ में आ गया। तो आप अगला पॉइंट बना करके आगे टॉपिक को बढ़ाना। क्या बढ़ाओगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार है ना बेटा, देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत, 37% भाग जो है, समझ में आ गया, 37% भाग जो है याद रखना बेटा किसके रूप में निवासित था, प्रवासियों के रूप में। किन के रूप में बेटा, प्रवासियों के रूप में क्या था भाई, निवासित था, यानी कि इतना पाया गया, निवासित था। समझ में आ गया। तो याद रखना बेटा अगली पंक्ति, अगला पॉइंट आपको क्या बनाना है कि सीधा सीधा है बेटा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 37% भाग किसके रूप में निवासित था, प्रवासियों के रूप में निवासित था। यहां तक उतार लेना आपको, है ना। देखिए बेटा अगला पॉइंट हमें क्या कहना चाह रहा है ना कि 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो कुल क्या है बेटा, जनसंख्या है, इस जनसंख्या का याद रखना बेटा लगभग कितना परसेंट भाग, समझ में आ गया, देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग, 37% भाग। समझ में आ गया। देश में किसके रूप में बसा, किसके रूप में निवासित था, जो कहां से आए हुए हैं, लगभग अन्यत्र स्थानों से आए हुए हैं, यानी कि प्रवासियों के रूप में। किसके रूप में बेटा, प्रवासियों के रूप में क्या है, निवासित था। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2011 की जनगणना, है ना, प्रश्न जैसे बन जाए आपको, है ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में, समझ में आ गया, कितना परसेंट भाग जो है किसके रूप में निवासित था, प्रवासियों के रूप में निवासित था। तो प्रश्न कितना आएगा, 37%। कितना आएगा बेटा, यानी कि 37, कितना आ जाएगा बेटा, 37। समझ में आ गया, यानी कि 37% आ गया। तो प्रश्न क्या बनाया मैंने आपको, बोलिए बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ना। प्रश्न मैंने आपको ये बनाया बेटा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, समझ में आ गया, देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग, समझ में आ गया, किसके रूप में निवासित था, प्रवासियों के रूप में निवासित था। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 37%। ये याद रखना है ना। तो 37% भाग जो है याद रखना बेटा देश में, है ना, किसके रूप में निवासित था, देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 37% भाग जो है किसके रूप में हमारे देश में निवासित था बेटा, 37% भाग जो है याद रखना बेटा हमारे देश में प्रवासियों के रूप में क्या था, निवासित था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो इसको आप ऐसे बना लेना, सीधा ही पॉइंट बना करके ना कि यार ना 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना बेटा 37% भाग जो है काई के रूप में निवासित था, प्रवासियों के रूप में निवासित था, यानी कि जो अन्यत्र स्थानों से कहाँ की ओर आए थे, भारत की ओर आए थे, तो उनको हमने कह दिया है प्रवासियों। समझ में आ गया? क्या कह दिया है? प्रवासियों के तौर पर इनको हमने इंडिकेट कर दिया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, तो यहाँ तक उतार लीजिए बेटा आप, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलें आगे, अगला देखिए बेटा, भारत में पुरुष प्रवास का कारण बताइए। भारत में पुरुष प्रवास का क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। सीधा सीधा प्रश्न है, भारत में पुरुष प्रवास का क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। अच्छा साहब, इधर देखिए बेटा, ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र और ये होगा नगरीय क्षेत्र, है ना। ये हो गया ग्राम, ग्राम का मतलब गांव, ठीक है बेटा। क्या हो गया? ग्राम। और इधर हो जाता है बेटा आपका नगरीय क्षेत्र, नगर। समझ में आ गया? या शहर, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो इधर हो जाता है बेटा आपका नगर, जब मैं कहूँ तो नगरीय क्षेत्र, है ना। अब ध्यान दीजिए बेटा, क्या कह रहा हूँ ना कि लोग जो है, मानव समूह जो है या मानव समुदाय जो है, लगातार याद रखना बेटा, कहाँ से कहाँ की ओर, अरे कहाँ से कहाँ की ओर, ग्रामों से नगरों की ओर क्या करता है बेटा? पलायन करता है ना। तो इस चीज़ को हम याद रखना बेटा, इसी प्रक्रिया को हम क्या भी कहते हैं? नगरीकरण भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? अरे नगरीकरण भी कहते हैं, या कहूँ तो बेटा इसी को शहरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न अगर आपको बन जाए, क्या प्रश्न बन जाए कि नगरीकरण या शहरीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? समझ में आ गया? नगरीकरण या शहरीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो नगरीकरण और शहरीकरण का मतलब भी यही होता है। समझ में आ गया? तो अधिकांश लोग जो है काय की तलाश में, बोलो बेटा, काय को प्राप्त करने के लिए, रोजगार को प्राप्त करने के लिए गांवों से कहाँ की ओर बेटा? शहरों की ओर क्या करते हैं? पलायन करते हैं। इस प्रक्रिया को याद रखना बेटा, नगरीकरण या काय के नाम से भी बेटा शहरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा था, है ना, कि अधिकांशतः मानव जो है, समझ में आ गया, मानव जो है यार रखना बेटा अपनी काय को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए, समझ में आ गया, यानी कि कहें तो अपने पूरे परिवार का लालन पोषण करने के लिए, बात ऐसी है। समझ में आ गया? तो अपनी क्या चलाने के लिए बेटा? आजीविका चलाने के लिए मानव जो है, या कहूँ तो विशेषता पुरुष, मेल और फीमेल की बात करें तो समझ में आ गया कौन? समझ में आ गया पुरुष। कौन बेटा? पुरुष, मेल जो है, समझ में आ गया। ये जो है यार रखना बेटा पुरुष जो है अधिकांशतः यार रखना बेटा, है ना, ग्रामों से कहाँ की ओर? नगरों की ओर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, गमन करते हैं। समझ में आ गया? तो इसे याद रखना क्या कहा जाता है ना, इसे याद रखना बेटा, इसे भी प्रवास कहा जाता है। लेकिन ये कहा जाता है प्रवास किन में देखा गया है? पुरुषों में। किन में देखा गया है बेटा? पुरुषों में। लेकिन याद रखना काय के लिए देखा गया है, उसका मेन कारण आपको हर हाल में यही निकालना है, कौन सा? रोजगार। क्या निकालना है? रोजगार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखना पुरुषों में, किन में बेटा? पुरुषों में प्रवास किस कारण से होता है? समझ में आ गया? पुरुषों में प्रवास किस कारण से होता है? तो उसका आंसर आपको हर हाल में यही निकालना है, क्या बेटा? रोजगार। समझ में आ गया? तो रोजगार को प्राप्त करने के लिए पुरुष जो है ग्रामों से कहाँ की ओर पलायन करते हैं बेटा? शहरों की ओर या नगरों की ओर क्या करते हैं? पलायन करते हैं। समझ में आ गया? इसे ही क्या भी कहा जाता है? नगरीकरण, या कहें तो बेटा शहरीकरण भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। आपको लग रहा है कि हमारे लिए सर बेस्ट दे पा रहे हैं, समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, है ना बेटा। लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, है ना। आगे देखिए भाई, तो पुरुषों में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है बताइए, है ना। और प्रश्न को जो है मेरी दृष्टि से आप भी मोस्ट कर लेना, समझ में आ गया। 1 नंबर के लिए ये प्रश्न कई बार आया हुआ है बोर्ड के एग्जामों में ना, कि पुरुषों में प्रवास का प्रमुख क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। तो पुरुषों में प्रवास का प्रमुख कारण बराबर आपको हर हाल में क्या निकालना है बेटा? कि रोजगार की प्राप्ति या रोजगार के कारण। बात समझ में आ गई? तो पुरुषों में प्रवास जो है काय के कारण, काय के तौर पर देखा जाता है, काय के कारणवश देखा जाता है, रोजगार के लिए देखा जाता है। अब यही प्रश्न उल्टा कीजिए आप, यही प्रश्न उल्टा कीजिए। अब यही प्रश्न को आप पुरुषों के बजाय किस पर ले जाइए? स्त्रियों पर। समझ में आ गया? तो स्त्रियों में या कहूँ तो बेटा महिलाओं में, है ना, प्रवास का प्रमुख क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। अरे पुरुषों का तो हमें पता चल गया। अब हमें काय का निकालना है बेटा? महिलाओं का। किन का निकालना है? महिलाओं का। तो महिलाओं में प्रवास का प्रमुख क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। बात समझ में आ गई? अच्छा साहब, अगला प्रश्न भी लिख देना, है ना बेटा। लिखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, है ना, महिलाओं में या स्त्रियों में, बात एक ही है ना। कैसे लिख देना? महिलाओं में या किन में बेटा? स्त्रियों में प्रवास का प्रमुख क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। महिलाओं में प्रवास का, या कहें तो बेटा महिला प्रवास का
काई का भाई महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है या मुख्य कारण बतलाइए, है ना। देखिए भैया सीधी सी बात है बेटा, महिलाएं जो होती हैं, है ना, पुरुषों को तो रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर दर बदर भटकना पड़ता है, ये तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि पुरुषों को अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो वो काहे के लिए जाना पड़ रहा है, रोजगार के लिए, समझ में आ गया। दूसरी बात करें, महिलाओं में भी प्रवास देखा जाता है, समझ में आ गया। और महिला प्रवास का प्रमुख कारण है कि ये काय के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती हैं। आइडिया लगाइए, आप लगा पा रहे होंगे, है ना। केवल एक ही कारण निकालना आपको, विवाह के उपरांत। किसके उपरांत बेटा, विवाह के उपरांत, समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न बना है, क्या बना है बेटा, कि महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है, बन गया महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर लिख देना बेटा, काय के उपरांत। मैं लिख रहा हूं आपको यहाँ पे विवाह के उपरांत, देख पा रहा है ना, देख रहा है, विवाह के उपरांत महिलाओं में, है ना। तो आंसर क्या लिखा आपने, विवाह के उपरांत। किसके उपरांत बेटा, विवाह के उपरांत महिलाओं में, याद रखना बेटा, क्या देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। अब सुनना कि हमारे कई राज्यों में तो ऐसा होता ही है। कैसा होता है, ध्यान से सुनना बेटा ना, कि कैसा होता है बेटा कि अधिकांश जो महिलाएं होती हैं इनको विवाह के उपरांत अपने कहाँ जाकर रहना होता है, अपने पति के घर जो है जाकर रहना होता है, समझ में आ गया, नॉर्मल है तो, है ना। लेकिन यहीं से एक दूसरा प्रश्न बनाने की ओर जा रहा हूं मैं, समझ में आ गया। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी है, मेघालय। कौन सा है बेटा, मेघालय, समझ में आ गया, जहां स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, कि भारत का एक राज्य मेघालय ऐसा भी है जहां स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है, समझ में आ गया। क्यों भिन्न है, क्योंकि मेघालय में क्या होता है बेटा, चलते चलते जब बात चली गई तो मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। तो मेघालय एक अलग राज्य क्यों बन रहा है ना, क्योंकि मेघालय राज्य में क्या होता है, अधिकांशतः अन्य राज्यों की तरह नहीं होता है ना, कि विवाह के उपरांत पत्नी को अपने पति के जो है कहाँ जाकर रहना होता है बेटा, घर जाकर रहना होता है। जबकि मेघालय राज्य अन्य राज्यों से भिन्न है, काय के मामले में, स्त्री विवाह प्रवास कानून के मामले में, समझ में आ गया। काय के मामले में बेटा, स्त्री विवाह, समझ में आ गया, स्त्री विवाह प्रवास कानून के मामले में। क्यों, क्योंकि याद रखना बेटा, मेघालय में क्या होता है कि जब स्त्री का, है ना, क्या हो जाता है बेटा, कहें तो लगभग जब जो स्त्री जो है विवाहित हो जाती है तो विवाह के उपरांत, समझ में आ गया, किसके उपरांत, विवाह के उपरांत अधिकांशतः अन्य राज्यों में तो क्या होता है, स्त्री को पति के घर जाना होता है। जबकि बात करें बेटा मेघालय राज्य में क्या होता है कि स्त्री विवाह प्रवास कानून जो है भिन्न है। क्यों है, क्योंकि विवाह के उपरांत, है ना, मेघालय राज्य में पति को, किसको बेटा, पति को, समझ में आ गया, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, पति को किसके घर, समझ में आ गया, पति को किसके घर, पत्नी के घर जाकर के रहना होता है, इसलिए भिन्न है, समझ में आ गया। तो मेघालय में रखना बेटा स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है, समझ में आ गया। क्या होता है यहाँ पे रखना, विवाह के उपरांत पति को अपनी किसके घर, अपनी पत्नी के घर जो है जाकर के रहना होता है। क्यों, क्योंकि याद रखना बेटा ना, जो भारत का राज्य है यहाँ, है ना, जिनको उत्तरी पूर्वी 7 राज्य हैं, है ना, उत्तरी पूर्वी 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है ना, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, आता है ना, 7 राज्य हैं उत्तरी पूर्वी राज्य, जिनमें आ जाते हैं लगभग आके, मैं आपको नाम एग्जांपल बोल के बताऊं तो जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, समझ में आ गया। ये वो राज्य हैं जिनको लगभग काय की संज्ञा दी गई है, 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी गई है, और 8वीं बहन का दर्जा भी दिया गया है, किसको, सिक्किम को। किसको दिया गया है, सिक्किम को। बात समझ में आई। अच्छा बेटा आगे देखना, तो यहाँ शायद आप देख पा रहे होंगे ना, मैं आपको उतारने के लिए थोड़ा सा इसको नज़दीक लेके आता हूँ बेटा, ला रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, ये भारत, अब ये जो आप देख पा रहे हैं, आप तो यहाँ मैप की ओर देखें, है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, बेटा, ये भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। कौन सा बेटा, ये भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, है ना। और बांग्लादेश के जस्ट ऊपर इधर यहाँ, है ना, ये देखो इधर, है ना, ये ग्रीन प्रिंटिंग आपको नजर आ रही है ना, हरा हरा से कलर आपको यहाँ नजर आ रहा है, बेटा, ये जो मैंने यहाँ उंगलियां रखी हुई है बेटा, ये है बेटा आपका भारत का राज्य मेघालय। कौन सा है, मेघालय। बात समझ में आ गई। और इसी मेघालय राज्य में रखना बेटा कौन कौन सी जनजातियां, गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया, 3 जनजातियां, समझ में आ गया। कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में, है ना। और मेघालय राज्य में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, गारो,
खासी और जयंतिया। और इन जनजातियों की, याद रखना ना, इन जनजातियों की, समझ में आ गया, अपनी जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, समझ में आ गया, इन जनजातियों की जो अपनी क्या होती है बेटा, है ना, कौन से राज्य में निवास करने वाली, मेघालय राज्य में निवास करने वाली, समझ में आ गया, जो आपकी क्या होती है बेटा, जनजातियां होती हैं, इन जनजातियों की अपनी सामाजिक परंपराओं में अपने क्या चलते हैं, नियम चलते हैं, समझ में आ गया, अपनी सामाजिक परंपराओं में अपने ही क्या चलते हैं, नियम चलते हैं। और यहाँ नियम क्या है कि विवाह के उपरांत पति को अपनी पत्नी के घर जो है आकर के रहना होता है, और इनकी अपनी सामाजिक परंपराओं में अपने क्या चलते हैं, नियम चलते हैं, समझ में आ गया। यहाँ कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में अधिकांशतः महिला प्रधान जो है क्या पाए जाते हैं, परिवार पाए जाते हैं। महिला प्रधान क्या पाए जाते हैं बेटा, परिवार पाए जाते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा मैं बात करूं, समझ में आ गया, इसी मेघालय राज्य में, समझ में आ गया, इसी मेघालय राज्य में क्या होता है, जो आपकी पारिवारिक संपत्ति होती है ना, क्या होती है बेटा, जो आपकी पारिवारिक संपत्ति होती है, इस पारिवारिक संपत्ति का जो स्वामित्व का क्या निकल के आता है, उत्तराधिकार निकल के आता है, समझ में आ गया। तो आपके याद रखना बेटा, मेघालय राज्य में जो पारिवारिक संपत्ति के स्वामित्व का क्या होता है बेटा, उत्तराधिकार होता है। ये भी याद रखना बेटा, किसकी मृत्यु के बाद, मां की मृत्यु के बाद किसको ही प्राप्त होता है, पुत्री को ही प्राप्त होता है, समझ में आ गया। वरना आपने देखा होगा अधिकांश राज्यों में क्या होता है ना, जो पारिवारिक संपत्ति होती है उसके स्वामित्व का उत्तराधिकार अधिकांशतः है ना, पिता की मृत्यु के बाद किसको होता है, पुत्र को, है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, महिला प्रधान परिवार पाए जाते हैं। दूसरी बात, पारिवारिक संपत्ति के स्वामित्व का उत्तराधिकार भी याद रखना बेटा, किसके बाद, माँ की मृत्यु के बाद किसको होता है, पुत्री को होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो इसका मतलब यहाँ आपको एक प्रश्न बनता हुआ नजर आएगा, क्या प्रश्न बनता हुआ नजर आएगा बेटा, कि जो आपका मेघालय राज्य है, कौन सा राज्य है बेटा, जो आपका मेघालय राज्य है ना, ये प्रश्न आएगा। मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूं बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये आएगा और उसका आंसर जो मैंने आपको अभी वैसे ही समझाया है, समझ में आ गया, यही आंसर इसका बनेगा, है ना। तो प्रश्न क्या बनेगा कि मेघालय राज्य में, समझ में आ गया, या मेघालय में, कौन से राज्य में, मेघालय में, समझ में आ गया, स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है, समझाइए या स्पष्ट कीजिए। उसका आंसर जो आपको मैंने अभी बोला है, समझ में आ गया, यही निकलने वाला है, समझ में आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं लास्ट में कि मेघालय में याद रखना बेटा, स्त्री विवाह प्रवास कानून जो है क्या है बेटा, अन्य राज्यों से भिन्न है। बात समझ में आ गई। चलो आगे। तो हमने यहाँ लास्ट प्रश्न क्या निकाला था बेटा, कि महिलाओं में प्रवास जो है अधिकांशतः इसका मुख्य कारण क्या पाया गया है बेटा, कि विवाह के उपरांत, समझ में आ गया। और इसको भी मोस्ट कर देना। दोनों प्रश्न जो आपको मैंने ऊपर नीचे यहाँ लिखे हुए हैं बेटा, कौन कौन से, एक तो प्रश्न मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है बेटा क्या, कि पुरुषों में प्रवास का मुख्य कारण बतलाइए, तो क्या निकलेगा बेटा, बोलिए, बराबर क्या निकलेगा, रोजगार। और जबकि मैं बात करूँ आगे किसकी बेटा, कि महिलाओं में प्रवास का मुख्य बराबर क्या बतलाइए, कारण बतलाइए, तो इसका आंसर बराबर क्या निकलेगा, विवाह के उपरांत। यहाँ तक जो है आप बेटा नोटिस कर लीजिए एक बार, समझ में आ गया, नोटिस कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ, है ना बेटा। चलो आगे, आप नोटिस कर लेना, तब तक मैं आपको आगे अगला प्रश्न यहाँ निकालता हूँ ना। तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है ना। प्रश्न ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, है ना, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, सर्वाधिक आप्रवासियों की, सर्वाधिक आप्रवासियों की, सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, संख्या वाला राज्य बराबर, है ना। और ऐसे ही एक प्रश्न और बना रहा हूं मैं आपको यहाँ, है ना, क्या बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ना, कि सर्वाधिक आप्रवासियों, सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्नों में अंतर है ना। ऊपर प्रश्न को देखिए आप, ऊपर वाला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, कि सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला क्या राज्य, क्या बेटा, राज्य पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, और एक क्या कह रहा है बेटा, कि सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला, अब राज्य नहीं पूछ रहा है, अब कह रहा है कौन सा समूह बतलाइए, नगरीय समूह। कौन सा समूह, नगरीय समूह। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान दीजिए बेटा। अब आगे आपको मैं बता आंसर निकाल रहा हूँ इसका ना, क्या आंसर निकलेगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है बेटा,
महाराष्ट्र। ठीक है, तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य बराबर कौन सा हो गया बेटा? महाराष्ट्र। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। बात समझ में आ गई। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वाधिक आप्रवासियों की, हाँ बात वही है, ऊपर वाला प्रश्न भी आप्रवासियों की बात कर रहा है और नीचे वाला भी काय की ही बात कर रहा है, आप्रवासियों की ही बात कर रहा है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है राज्य और यहाँ पूछ रहा है नीचे, इसमें क्या पूछ रहा है बेटा? नगरीय समूह। बात समझ में आ गई। तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य बराबर कौन सा है बेटा? महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा साहब, उसके बाद में सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह, तो यहाँ भी याद रखना बेटा खुद महाराष्ट्र की। समझ में आ गया? खुद महाराष्ट्र की। ये रहा महाराष्ट्र, है ना, ये रहा गुजरात के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं ना, ये है आपका महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र के तट पर, है ना, इसी महाराष्ट्र के इसी तट पर, है ना, अरब सागर की ओर इसी तट पर महाराष्ट्र की राजधानी पाई जाती है मुंबई। क्या पाई जाती है? मुंबई। तो याद रखना बेटा, यहाँ प्रश्न का आंसर बना दीजिए। क्या बनेगा कि सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह बराबर, याद रखना बेटा, लिख देना आंसर बराबर मुंबई। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की क्या है बेटा? राजधानी है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहां हो रहा होगा, है ना, कि सर आप्रवासी कौन हुए? समझ में आ गया कि सर इधर देखो, एक तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन गया होगा कि सर उत्प्रवासी कौन होते हैं, है ना, उत्प्रवासी किसे कहते हैं। और एक सर आपके मेरा कहने का मतलब है ना, एक आपके दिमाग में ये भी प्रश्न बन रहा होगा कि सर आप्रवासी कौन होते हैं, है ना, तो इनको भी क्लियर कर लेते हैं ना। हाँ, तो एक तो क्या आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली प्रश्न बन जाना चाहिए कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं और आप्रवासी किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई। इन दोनों को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, है ना बेटा, सुनना ढंग से एक बार, है ना, क्या निकलता है। तो ये दोनों प्रश्न तो आपने ऐड कर ही लिए होंगे बेटा। कौन कौन से? कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? कि रोजगार के कारण। किसके कारण बेटा? रोजगार के कारण। लिख दिया इसका आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न ये है बेटा हमारा कि महिलाओं में प्रवास का मुख्य बराबर क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। तो महिलाओं में प्रवास का मुख्य कारण बराबर क्या है बेटा? विवाह के उपरांत। समझ में आ गया? अच्छा बेटा, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, आप्रवासियों की, बार बार कह रहा हूं, है ना, तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य बराबर महाराष्ट्र, लेकिन सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह बराबर मुंबई। समझ में आ गया? यहां तक आपने नोटिस कर लिया। लेकिन यहां हमारा एक प्रश्न बना हुआ है दिमाग के अंदर कि सर आप्रवासी किन्हें कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? आप्रवासी किसे कहते हैं? समझ में आ गया? तो आप्रवासी की परिभाषा क्या बनेगी वो हमें अब यहाँ निकालनी है। सॉरी बेटा, क्या करना है बेटा? निकालना है। समझ में आ गया? हाँ बेटा, तो हमें निकालना है बेटा उत्प्रवासी किसे कहते हैं और आप्रवासी किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए बेटा ना, जैसे आपका ये हो गया फर्स्ट भौगोलिक भाग, समझ में आ गया, फर्स्ट भौगोलिक इकाई, और ये हो गई बेटा आपकी सेकंड भौगोलिक इकाई ना। इसको सपोज करना बेटा मैं, है ना, इसको मैं कह दूं, जैसे मैंने कह दिया ये मान लो राज्य है राजस्थान। कौन सा है बेटा? राजस्थान। और इधर है मान लो राजस्थान, आगे बेटा राजस्थान के अलावा इसके अलावा राज्य आ गया यहाँ गुजरात। कौन सा आ गया? गुजरात। कहने का मतलब इधर मान लो राज्य हो गया राजस्थान। कौन सा हो गया? राजस्थान। और इधर राज्य हो जाता है बेटा कौन सा? गुजरात। ठीक है, ऐसे मान लो आप, है ना। चाहे ऐसे मान लो राजस्थान के अंदर भी बात करें, है ना, तो राजस्थान के अंदर भी बात करें तो एक तो जिला हो गया जयपुर। कौन सा हो गया बेटा? जयपुर। और एक जिला हो गया अलवर। कौन सा हो गया? अलवर। ऐसे बात कर लो आप, है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, है ना, कि उत्प्रवासी तो व्यक्ति कब कहलाता है ना, उत्प्रवासी तो व्यक्ति कब कहलाता है और आप्रवासी व्यक्ति कब कहलाता है। यहाँ तक जो है हमें प्रश्न का आंसर जो है निकाल कर लाना है। ध्यान दीजिए, है ना, कि जब कोई व्यक्ति या मानव समूह या मानव समुदाय, समझ में आ गया, अपने बराबर कौन सी इकाई से? अपनी प्रथम भौगोलिक इकाई से, अपनी फर्स्ट भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई या सेकंड भौगोलिक इकाई या कहूँ तो बेटा द्वितीय भौगोलिक इकाई के मध्य में क्या करता है? गमन करता है। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा इधर देखिए, यानी कि जब व्यक्ति, ऐसे भी कह सकते हैं, जब व्यक्ति अपना बराबर कौन सा स्थान छोड़ करके, मूल स्थान छोड़ करके, समझ में आ गया, जब यार रखना बेटा कौन से स्थान की ओर? अन्यत्र स्थान की ओर क्या करता है बेटा? गमन करता है। समझ में आ गया? दोनों तरह से कह दो आप, है ना, चाहे राज्य से राज्य कर दो, चाहे एक ही राज्य के दो जिले कर दो आप, बात एक ही है। समझ में आ गया? अच्छा बेटा, क्या कहा मैंने आपको कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपने, याद रखना बेटा, एक भौगोलिक इकाई से जब दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य में क्या करता है? गमन करता है, या कहें तो बेटा अपना मूल स्थान छोड़ करके जब किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर
ओर क्या करता है, गमन करता है। तो यार रखना इसे तो हमने पहले कह दिया, क्या कह दिया, प्रवास। क्या कह दिया बेटा, प्रवास। बात समझ में आ गई। लेकिन देखना होता क्या है, इधर देखिए बेटा, है ना, जब व्यक्ति अपनी एक भौगोलिक इकाई से, या कहूँ तो बेटा अपना कौन सा स्थान छोड़ करके, मूल स्थान छोड़ करके जाता है, तो व्यक्ति ने यहाँ से, बोलो, अपना स्थान छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बोलो, तो व्यक्ति ने अपना स्थान यहाँ से छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ा। तो यहाँ यार रखना जो क्रिया कहलाती है ना, प्रवास का अगर रूप कहें तो कौन सा कहलाता है, प्रवास की एक और क्रिया है जिसको कहा जाता है उत्प्रवास। समझ में आ गया, क्या कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान, ध्यान से सुनिए, है ना, आ जाएगा समझ में आपको, है ना, कि अपना मूल स्थान या कहूँ तो बेटा अपनी पहली भौगोलिक इकाई को छोड़कर जाता है। तो याद रखना बेटा, जब व्यक्ति अपना मूल स्थान जिस स्थान से छोड़कर जाता है, तो इस स्थान पर याद रखना इस जाने वाले व्यक्ति को याद रखना बेटा, ये कह दिया मैंने, क्या कह दिया, उत्प्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रवासी कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गए बेटा। तो उत्प्रवासी का मतलब क्या हुआ कि जिस भौगोलिक इकाई, है ना, या फर्स्ट भौगोलिक इकाई या मूल स्थान को छोड़कर व्यक्ति गया कि नहीं गया, गया, तो इसी स्थान पर, है ना, कौन सी स्थान पर, प्रथम भौगोलिक इकाई पर, या कहूँ तो बेटा मूल स्थान से जो व्यक्ति जो है अपना स्थान छोड़ करके क्या कर रहा है, जा रहा है। समझ में आ गया। तो इसी मूल स्थान से जब व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर जाता है, तो बेटा याद रखना इसी स्थान पर, समझ में आ गया, इसी स्थान का मतलब क्या कहेंगे अपन, उद्गम बिंदु। क्या कहेंगे बेटा, उद्गम बिंदु या उद्गम स्थान। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा बेटा, इसी उद्गम स्थान पर याद रखना बेटा, ये जाने वाला जो व्यक्ति है जिसने अपना क्या किया बेटा, मूल स्थान छोड़ा है। समझ में आ गया। तो स्थान छोड़कर जाने वाला, और जिस स्थान से, सबसे पहली बात ये नोटिस करना है ना, तो जिस स्थान से इस व्यक्ति ने अपना स्थान जो है क्या किया बेटा, छोड़ा है। समझ में आ गया। तो इस स्थान पर यह व्यक्ति क्या कहलाता है, ये निकाल दिया मैंने आपको, क्या कहलाता है, उत्प्रवासी कहलाता है। बात समझ में आ गई, बोलो। अब निकालना है हमें आप्रवासी। क्या निकालना है बेटा, आप्रवासी। अब आप्रवासी कौन होते हैं, अरे जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं उस स्थान से तो लोग क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। समझ में आ गया। तो जिस स्थान को लोग छोड़ते हैं उस स्थान पर ये लोग क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। और जिस स्थान को छोड़कर, आगे सुनना ना, और जिस स्थान को छोड़कर ये लोग या मानव समूह या मानव समुदाय जब किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पर, या कहूँ तो बेटा किसी दूसरी भौगोलिक इकाई, या कहूँ तो बेटा किसी सेकंड भौगोलिक इकाई की ओर जाकर, और जाकर के भी रहना वहां क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में बताओ लोगों का आगमन हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन से वाले में, सेकंड, जो आपका स्थान निकल के आ रहा है इस सेकंड भौगोलिक इकाई में लोग जो है कि कहीं दूसरे स्थान से आकर के यहाँ अब रहना प्रारंभ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, रहना प्रारंभ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये बाहर से आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड भौगोलिक इकाई है, समझ में आ गया, जो आपकी सेकंड भौगोलिक इकाई है, या कहूँ तो बेटा जो आपका दूसरा कौन सा स्थान है, अन्यत्र स्थान है, इस स्थान पर लोग जो है अन्यत्र मतलब मूल स्थान छोड़ करके लोग यहाँ की ओर आए कि नहीं आए, आए। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपना मूल स्थान छोड़ता है, तो इस स्थान पर तो ये लोग क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। लेकिन जिस दूसरे स्थान पर या अन्यत्र स्थान पर जाकर के जब ये रहना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि इनका क्या होता है, आगमन होता है। समझ में आ गया। कौन से स्थान पर, अन्यत्र स्थान की ओर। समझ में आ गया। या कहूँ तो बेटा सेकंड भौगोलिक इकाई की ओर। तो यहाँ आकर के जब ये लोग रहना जो है क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो यहाँ आकर के ये बेटा उत्प्रवासी नहीं, समझ में आ गया, उत्प्रवासी नहीं, क्या कहलाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, आप्रवासी कहलाते हैं। तो यहाँ यार बेटा जिस स्थान पर आकर के इन्होंने क्या कर दिया, रहना प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गया। या अन्यत्र किसी दूसरे स्थान की ओर आकर के इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया, या कहूँ तो बेटा दूसरी भौगोलिक इकाई में आकर के इन्होंने क्या कर दिया बेटा, रहना प्रारंभ कर दिया। तो इस सेकंड भौगोलिक इकाई में, या कहूँ तो बेटा अन्यत्र स्थान में, है ना, इनका क्या होने के बाद, आगमन होने के बाद जब ये रहना प्रारंभ कर देते हैं, तो इस वाले स्थान पर, है ना, कौन से वाले स्थान पर, जो दूसरा वाला स्थान है, इस स्थान पर इन्हें, है ना बेटा, उत्प्रवासी नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको आप्रवासी कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही कंडीशंस याद रखना बेटा, यहाँ इसकी भी निकल के आती है, काई की कि भारत का राज्य जो है महाराष्ट्र, समझ में आ गया, ये ऐसा राज्य है जिसमें याद रखना बेटा भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, समझ में आ गया। जैसे ये देखो बेटा, ये महाराष्ट्र है, समझना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये कौन सा राज्य है बेटा, महाराष्ट्र। और यहाँ मान लो, सपोज करो ये भारत के और अन्य राज्य हैं, सपोज करना, आपको तो कल्पना करनी है, प्रश्न का आंसर हमें समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ गया, चाहे वो कैसे भी समझ में आवे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये तो है बेटा भारत का महाराष्ट्र, समझ में आ गया, राज्य, है ना। और कैसी संख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, आ गया। और सर्वाधिक बात करूँ बेटा, सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह भी कहाँ पे निकल के आता है, इसी महाराष्ट्र में निकल कर आता है। इसकी राजधानी निकाल देंगे महाराष्ट्र की, क्या बेटा, मुंबई। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको यहाँ ऊपर लिखाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रखना बेटा,
महाराष्ट्र हो गया सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य हो गया। और दूसरी बात, अगला प्रश्न हमारा क्या बना था कि याद रखना बेटा, सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह, तो आप क्या निकालोगे? मुंबई। क्या निकालोगे बेटा? मुंबई। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, है ना, जैसे मान लो ये है आपका कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। कौन सा है बेटा? महाराष्ट्र। और ये है भारत के लगभग याद रखना बेटा विभिन्न राज्य, है ना। अब इन राज्यों से लोग जो है लगातार याद रखना बेटा कहां की ओर आते हैं? हाँ बोलो बेटा, क्या प्राप्त करने के लिए? वही निकालो आगे, क्या प्राप्त करने के लिए? रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से, समझ में आ गया, है ना। लोग जो है लगातार कहाँ की ओर गमन करते हैं? महाराष्ट्र की ओर गमन करते हैं। और कई बार तो क्या होता है ना, रोजगार की प्राप्ति के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये अपना बेटा कौन सा आवास बना करके, स्थायी आवास बना करके, यानी कि महाराष्ट्र में रहना भी क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। या कहूँ तो बेटा मुंबई के अंदर भी जो है अपना क्या बना करके? अधिवास बना करके, या कहूँ तो बेटा अपना आवास बना करके, अपना घर बना करके, अपना मकान बना करके ये मुंबई में भी रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो आय काय के लिए थे? रोजगार के लिए, लेकिन इन्होंने रहना भी क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गया? इसलिए, है ना, तो ये अन्य राज्यों से आ रहे हैं कहां पे? महाराष्ट्र में। समझ में आ गया? अन्य राज्यों से कहां पे आ रहे हैं? महाराष्ट्र में। तो अन्य राज्यों से जब ये अपना मूल स्थान छोड़ेंगे तो वहां से तो ये क्या कहलाएंगे? उत्प्रवासी। लेकिन जिस राज्य में जाकर के, है ना, और कौन से राज्य में जाकर के? महाराष्ट्र में जाकर के इन्होंने रहना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो महाराष्ट्र में आकर के अब ये क्या कहलाते हैं? आप्रवासी कहलाते हैं, है ना बेटा। आपको अगर समझ में आ रहा हो, है ना, तो आप बिल्कुल आप कमेंट करें बेटा, है ना, कमेंट करें, हाँ सर क्लास जो है समझ में आ रहा है, हमें बहुत बढ़िया चल रही है क्लासेस, समझ में आ गया। इसके अलावा शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। समझ में आ गया? आप कमेंट करें, आपको कोई भी टॉपिक जो लग रहा है कि सर ये थोड़ा हमें नहीं समझ में आया, तो आप बाई कमेंट कहें। मैंने आपको कई वीडियो में बार बार ये निर्देश दिया हुआ है बेटा, है ना। तो आपको जब लगता है कि सर ये हमारा टॉपिक हमें थोड़ा लगता है कि क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बाई कमेंट कहें। समझ में आ गया? समझाने के लिए मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। समझ में आ गया? आपका कोई भी टॉपिक जो आपको बाई द वे नहीं समझ में आया है तो मैं समझाऊंगा। समझ में आ गया बेटा? ये जिम्मेदारी मेरी है ना। लेकिन आपको सिस्टम से चलना है, ढंग से चलना है, बिल्कुल एक बोर्ड के विद्यार्थी की तरह रह करके आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा हमें प्रदर्शन करना है। समझ में आ गया? हमें टॉप मेहनत करनी है, मेहनत में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। समझ में आ गया? जैसा कि होता ना कि कड़ी मेहनत प्लस पक्के इरादे आता है, बड़ा लक्ष्य, है ना, और घनघोर मेहनत बराबर सफलता होती है कि नहीं होती है। तो याद रखना बेटा, सफलता आएगी एक न एक दिन, है ना, लेकिन कर्म करना ना भूलिए। समझ में आ गया? क्योंकि कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, गीता में उपदेश देते हुए कहा है ना, क्या कहा था कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। समझ में आ गया? तो कर्म सर्वोपरि है बेटा, कर्म करते रहिए। समझ में आ गया? और हमारा जो लक्ष्य है 12th क्लास के लिए, हमने जो अपने अपने लक्ष्य बनाए हुए हैं वो लक्ष्य हमसे दूर नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ मैंने आपको उत्प्रवासी कौन होते हैं, आप्रवासी कहाँ जाएंगे तब वो कहलाते हैं, समझ में आ गया? ये बता दिया ना कि उत्प्रवासी तो कब कहलाता है और आप्रवासी कब कहलाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं दोबारा से प्रश्न रिपीट कर देता हूँ, ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, वेरी मोस्ट कर देना इसको भी, BBM वेरी वेरी मोस्ट, और इससे अगला वाला जो प्रश्न है इसको भी वेरी वेरी मोस्ट कर देना। कौन सा? कि एक तो बना बेटा प्रश्न, क्या मैं रिपीट कर देता हूँ, सर्वाधिक, समझ में आ गया, आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य। एक तो प्रश्न ये बन गया, तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य बराबर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। और सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? नगरीय समूह। समझ में आ गया? कौन सा समूह? नगरीय समूह। तो बात करेंगे जब नगरीय समूह की, तो यार ना महाराष्ट्र की ही राजधानी निकाल देना, महाराष्ट्र का राजधानी या शहर निकाल देना, कौन सा? मुंबई। कौन सा निकाल देना बेटा? मुंबई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह बराबर कौन सा है? मुंबई। जहां सर्वाधिक यार करना बेटा किसकी संख्या दर्ज की जाती है? आप्रवास के तौर पर आए हुए लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। ठीक है बेटा? ये जो है आपका वीडियो आज की क्लास के लिए हम यहीं इसका एंड करते हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर आते हैं बेटा चैप्टर लेकर के, वही आपका चैप्टर चलता रहेगा कंटिन्यू, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम। ठीक है बेटा? घर पर रहें, स्वस्थ रहें। समझ में आ गया? कहीं भी जाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो मास्क का उपयोग जरूर करें। समझ में आ गया? मास्क बिल्कुल अनिवार्य है। समझ में आ गया? शीघ्र ही क्लासें आपकी शायद क्लास स्टार्ट करेंगे, आपको सूचना दे दी जाएगी जब भी स्टार्ट होंगी तब। ठीक है बेटा? बाकी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।